आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। डियर स्टूडेंट्स, तो न्यूटन्स सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम को पहले डिफाइन करने की कोशिश करती है। आप डिफाइन किस तरह करेंगे? आप कहोगे कि द द रेट द रेट ऑफ द रेट ऑफ चेंज the rate of change of momentum the rate of change of momentum ये क्या है? The rate of change of momentum is called Newton's second law in terms of momentum. Dear students, change in momentum divided by time, change in time किस चीज के बराबर है? डियर स्टूडेंट्स, किस चीज के बराबर है? फोर्स के बराबर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब ये है कि आपने मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करना है। फिर आपके पास क्या आएगा? फोर्स आएगा। फोर्स जिस तरह हम लोग पढ़ चुके हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये न्यूटन सेकंड लॉ है। ये भी न्यूटन सेकंड लॉ है, ये भी न्यूटन सेकंड लॉ है। फर्क क्या है डियर स्टूडेंट्स? फर्क ये है, ये न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ एक्सिलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ एक्सिलरेशन है। ये न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम है। दोनों फोर्स के बराबर है। एम ए इज इक्वल टू फोर्स। चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम किस चीज के बराबर है? फोर्स के बराबर है। ठीक है। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूं, मैं न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम को प्रूव करता हूं न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ एक्सिलरेशन। किस तरह? देख लीजिए स्टूडेंट्स, एफ इज इक्वल टू एम ए। मैं क्या कर लेता हूं, ये जो मेरे पास एक्सिलरेशन है, क्या मैं एक्सिलरेशन को इस तरह लिख सकता हूं? एम एक्सिलरेशन की जगह मैं इस तरह लिख सकता हूं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। लिख सकता हूं या नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। बिल्कुल, मैं ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। एफ इज इक्वल टू एम ए, एक्सिलरेशन को इस तरह ले, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिख सकता हूं ना? बिल्कुल ठीक है। अभी डेल्टा को इस तरफ शिफ्ट कर लेता हूं, तो एफ इज इक्वल टू डेल्टा एम वी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, एम वी मास इनटू वेलोसिटी पी इज इक्वल टू एम वी मोमेंटम के बराबर है या नहीं? बिल्कुल। तो एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ये देखो डियर स्टूडेंट्स, मैंने प्रूव कर लिया। ये प्रूव समझ गए? अच्छा, ये क्या था? ये प्रूफ था न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ठीक है। अभी ये हम लोगों से क्या कह रहे हैं आपको पता है? एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। मतलब टाइम जितना ज्यादा लगेगा, फोर्स उतना कम लगेगा। टाइम जितना ज्यादा लगेगा, फोर्स उतना कम लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा, जो कैच, जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, तो कैच पकड़ते वक्त हम लोग क्या करते हैं, जब बॉल को पकड़ने वाले होते हैं ना, बॉल को, तो अपना हाथ को ऐसे पीछे कर लेते हैं। क्यों? बॉल को पकड़ने वाले ऐसे पीछे कर लेते हैं, ताकि टाइम ज़्यादा लगे, फोर्स कम लगे। टाइम ज़्यादा लगे ताकि फोर्स कम लगे, दर्द ना ज़्यादा हो। आपने देखा होगा, टीचर जो है ना, स्कूल में जब टीचर मारते थे तो स्टूडेंट्स अपने हाथ को इस तरह पीछे करते थे। वो मारते थे, वो ऐसे पीछे करते थे। क्यों? वो कहते थे भाई टाइम क्या, टाइम ज़्यादा लगे, फोर्स ताकि कम हो। ठीक है। अच्छा,
मैं क्या कर लेता हूँ, अभी डेल्टा टी इधर डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो एफ इंटू डेल्टा टी, एफ इंटू डेल्टा टी किस चीज़ के बराबर है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। एफ इंटू डेल्टा टी इम्पल्स के बराबर है, इम्पल्स। आई से मतलब इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, चेंज इन, अगर कोई आपसे पूछ ले चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, तो आप उसे क्या कहोगे? आप उसे कहोगे चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, क्या? CHANGE, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम इज, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन, इम्पल्स के क्या होंगे यूनिट्स? इम्पल्स के क्या यूनिट्स होंगे? मोमेंटम के यूनिट्स क्या होंगे? के जी मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम्स के क्या थे? मोमेंटम के क्या थे? यूनिट्स थे। ये किस चीज के यूनिट्स थे? मोमेंटम के यूनिट्स थे। बिल्कुल, इम्पल्स के भी यही यूनिट्स है, इम्पल्स के भी यही यूनिट्स है। ठीक है, ये मोमेंटम के बेस यूनिट्स है। क्या है? मोमेंटम के और इम्पल्स के ये बेस यूनिट्स है, बेस यूनिट्स है। ठीक है। अच्छा, मोमेंटम की और इम्पल्स की जो ड्राइव्ड यूनिट्स है वो क्या है? न्यूटन, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन इनटू सेकेंड। ये क्या है? ये ड्राइव्ड यूनिट्स है, ये ड्राइव्ड यूनिट्स है। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? मोमेंटम और इम्पल्स की, मोमेंटम और इम्पल्स की डायमेंशंस और यूनिट्स सेम है, जिस तरह वर्क और टॉर्क के सेम थे। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक वो इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम इतना मुश्किल टॉपिक तो नहीं था, आप समझ गए होंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी टॉपिक खुद ही आपको समझ आएगा, टॉपिक किस चीज़ की हवाले से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये एक साइकिल वाला, एक ये साइकिल वाला, ये एक बंदा है। ठीक है, ये साइकिल चला रहे, ये क्या कर रहे हैं? आगे मूव करे, मोशन की हालत में, मोशन में है। आपने क्या करना है? मैं आपसे कहता हूं कि क्या कर ले आप, इसका मोमेंटम को क्या करें? चेंज करें। तो आप क्या करेंगे? लाजमी बात है, या तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, या तो क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, या फिर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मोमेंटम चेंज होगा डियर स्टूडेंट्स। फोर्स अप्लाई करेंगे, मोमेंटम चेंज होगा। अगर आप फोर्स अप्लाई अप्लाई न करें, फोर्स अप्लाई न करें, तब मोमेंटम चेंज होगा? नहीं नहीं नहीं, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमसे क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, CONSERVATION, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमसे ये कहता है कि अगर आप फोर्स अप्लाई न करें, अगर फोर्स जीरो के बराबर है, अगर फोर्स जीरो के बराबर है, देन मोमेंटम सेम रहेगा, SAME, सेम रहेगा। समझ रहे हो? अगर आप फोर्स अप्लाई ना करें साइकिल वाले के ऊपर,
तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। कंजर्व का मतलब होता है SAME, सेम, मोमेंटम सेम रहेगा। अगर फोर्स जीरो तो मोमेंटम सेम रहेगा। मतलब अगर फोर्स जीरो तो चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अभी मोमेंटम सेम रहेगा या चेंज इन मोमेंटम जीरो, दोनों एक ही बात है, एक ही बात है। मैं आपसे पूछता हूं, फिजिक्स के पेपर में आपके 5 मार्क्स हैं, केमिस्ट्री के पेपर में भी आपके 5 मार्क्स है, दोनों में चेंज, आप कहोगे चेंज जीरो है। मैं कहता हूं दोनों सेम है, आप कहोगे बिल्कुल सेम है। देखो, चेंज जीरो, दोनों सेम है, समझ गए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोगों से क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूं, साइकिल वाले के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न करें, देन मोमेंटम सेम रहेगा, चेंज इन मोमेंटम जीरो के बराबर, चेंज इन मोमेंटम जीरो के बराबर है। यहां तक समझ गए। अच्छा, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि मतलब मोमेंटम किस तरह सेम रहेगा, ठीक है। ये देख ले, मतलब चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम किस तरह सेम रहेगा, एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देख ले आप, ये थोड़ा सा इसे नीचे कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक बलून है, ठीक है, एक गुब्बारा है, इसमें मैं हवा भर लेता हूँ, ठीक है। फिर इसका जो निप वो है ना, इसे ऐसे छोड़ देता हूँ। जब छोड़ दूंगा तो यहाँ से क्या, एयर जो है ना बाहर निकलेगा। तो ये इस तरह से मूव करता जाएगा ना। तो ऐसे मूव करके करके क्या होगा, ऐसे छोटा होगा, समझ गए। ये बलून क्या होगा, छोटा होगा। देखो, शुरू में जो बलून का मास है वो ज्यादा है, बलून का मास ज्यादा है लेकिन वेलोसिटी क्या है, कम है। बलून का मास क्या है, ज्यादा है लेकिन वेलोसिटी कम है। जैसी जैसी क्या होगा, ऐसे मास कम होता जाएगा ना, तो वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर जो बलून का मास है वो कम है लेकिन वेलोसिटी ज्यादा है। मोमेंटम मोमेंटम सेम रहेगा, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो हर पॉइंट पर सेम रहेगा, चेंज जीरो के बराबर, हर पॉइंट पर सेम रहेगा, समझ रहे हो। तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा। तो मिसाल के तौर पर शुरू में अगर मास है 5 ग्राम, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, कितना है, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। तो मोमेंटम क्या है, 5 न्यूटन सेकेंड है। शुरू में मोमेंटम क्या है, 5 न्यूटन सेकेंड है। फिर जो है ना, जैसे ऐसे जाने के बाद जो मेरे पास मास है, फर्ज कर लेता हूँ, मास जो है ना 1 ग्राम हो जाता है और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तब भी मोमेंटम क्या रहेगा, तब भी मोमेंटम 5 न्यूटन सेकेंड्स रहेगा। मतलब चेंज इन मोमेंटम जीरो के बराबर है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा। समझ गए डियर स्टूडेंट्स, जब एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे तो हमारी डेली लाइफ में इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि डेली लाइफ में एक्सटर्नल फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स सब होते हैं ना, तो इसी वजह से। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट जो है समझने की कोशिश करते हैं।